मेरी जहाँ भी शादी होती, तीसरी रात ही पति घर छोड़कर भाग जाता। अब तक 3 पति भाग गए थे। मुश्किल से एक जगह फिर से पापा ने लड़का ढूंढ निकाला और शादी कर दी। शादी के बाद तो मेरी सास पति को मेरे पास न आने देती। कहती थी मेरा बेटा घर छोड़कर भाग गया तो। तभी मैं पेट से हो गई तो सास ने मुझे बच्चलन का इल्ज़ाम लगा दिया। डीएनए टेस्ट करवाया तो रोंगटे खड़े हो गए सबके। वह बच्चा तो आज मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात के लिए हर लड़की की आंखों में बहुत से सुनहरे सपने ख्वाब होते हैं, जिनको आंखों में सजाकर वो मायके को छोड़कर ससुराल में कदम रखती है। वह सोचती है कि अब मेरी नई ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत ही अच्छा होगा। पति मुझे तोहफ़ा देगा और अपने प्यार की बारिश मुझ पर निछावर कर देगा। हर लड़की अपनी शादी की पहली रात यही सब कुछ सोचती है, मगर मेरे साथ ऐसा कोई बात नहीं थी। मैं यह सब कुछ सोच नहीं सकती थी। मैं तो इस वक्त अपने पति के इंतज़ार में बैठी यह सोच रही थी कि क्या मेरा पति इस बार भी मुझे छोड़कर भाग जाएगा। शायद मैं दुनिया की पहली बीवी थी जो शादी की तीसरी रात थी अपने पति के घर छोड़कर भागने के बारे में सोच रही थी। मगर जो भी मेरे साथ हो चुका था उसको देखते हुए यह सोचना कुछ अजीब नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने घर वापस ना चली जाऊं। ज़िंदगी के लिए मिन्नतें करने लगी कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। मेरी जान लटकी हुई थी। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। बस यही सब कुछ सोचते सोचते जाने कब मेरी नींद आ गई, पता नहीं चला। सुबह मेरी आँख 10 बजे खुली। मैं कमरे से बाहर आ गई और देखा कि क्या इस घर में शायद देर तक सोने का रिवाज था, इसलिए 10 बज रहे थे और सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि अपने पति के बारे में किससे पूछूं, किसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाऊं। मेरी सास किचन से आते हुए नज़र आई। उनके हाथ में चाय का प्याला था। शायद चाय पी रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम अभी तक रात वाले कपड़ों में हो। मैंने अपने पति का नाम लिया तो उनको गुस्सा आ गया और कहने लगी, आज के बाद तुम मेरे बेटे का नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना। तुम्हें अपने पति कहने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे मनहूस औरत को मैं अपना बेटा कभी नहीं दे सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि वो भी घर छोड़कर चला जाए। यह सब बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह रोते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने तो अभी तक अपने पति को देखा भी नहीं था। सिर्फ शादी के वक्त इसकी थोड़ी सी झलक देखी थी और मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत जाग गई थी। मेरी शादी के वक्त इसकी ज़िंदगी के लिए मिन्नतें मांगी थी मैंने, तो मैं कैसे इसके लिए कुछ बुरा सोच सकती थी। रोने के बाद थोड़ा दिल हल्का सा बोझ कम हुआ। वो भी अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि कोई भी औरत होती तो वह यही करती। मैं रोते हुए अपने गहने उतार रही थी कि मेरे कमरे में कोई आया। मैंने चौंक कर देखा। मेरी उम्र का एक नौजवान लड़का था, लेकिन वह मेरा पति नहीं था। तो मुझे नमस्ते करके कहने लगा कि भाभी, मैं आपका देवर हूँ, मोहन का छोटा भाई। अभी मैंने मम्मी को आपसे बात करते सुना कि मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। उनको आपसे ऐसा बात नहीं करनी चाहिए थी। भैया को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे कमरे में सोने आए थे और अभी तक वहीं सोए पड़े हैं। असल में मम्मी की वो बहुत मानते हैं। अपने देवर की यह बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो, कोई तो है जो इस घर में मेरा हमदर्द है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक चीखों की आवाज़ आने लगी। कोई मेरे पति का नाम लेकर चीख रहा था कि मोहन गायब हो गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं दंग रह गई। क्या फिर से मेरी तकदीर मेरे साथ कोई भयानक खेल खेलने लगी थी? मुझे वहीं छोड़कर जल्दी से भागकर बाहर गया। मैं सोचने लगी कि क्या फिर से
मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। पसीने छूटने लगे। मेरा दिल चाहा कि बाहर जाकर देखूं कि क्या हुआ है, मगर हिम्मत ना हुई। मैं वही कमरे में अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी। मेरा नाम शारदा है। मैं एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। 2 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन होने के साथ साथ मैं अपने माँ बाप की आंखों की भी तारा थी। मेरे पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, जैसे कि कोई भी चाहता है। मेरी ख्वाहिश जुबान पर तक आने से पहले ही पूरा कर दिया जाता था। मेरे पापा और मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं जो भी चीज़ मांगती थी वह पूरा हो जाता था, चाहे वह दुनिया के कितनी भी दूसरे कोने में क्यों ना हो। पापा मुझे लाकर देते थे। पापा का कहना था कि मैं जब से पैदा हुई तब से उनके हालात ऐसे बदले, आज तक शायद मेरी वजह से उनकी इतनी तरक्की हुई है। पापा कहते थे, तुम्हारे पैदा होने के कुछ साल से पहले मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए थे, मगर जैसे ही तुम दुनिया में आई, तुम्हारे नसीब की वजह से हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते थे। मेरे दोनों भाई मुझमें बड़े थे, लेकिन जो प्यार और जो लाड मेरे हिस्से में था, शायद ही किसी भाई के हिस्से में आया हो। मेरे पापा कोई प्रोजेक्ट मेरे ही हाथ से करवाते थे। वह मुझे अपने साथ अपने दफ्तर ले जाते, यहाँ तक कि जब हमने अपना नया घर बनवाया था, घर की नींव की पहली ईंट मेरे पापा ने मेरे हाथ से रखवाई थी। इतना प्यार, इतना इज़्ज़त कभी किसी बेटी के लिए आता है। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे सब कुछ मिला, लेकिन शायद किस्मत को मेरा इम्तिहान लेना था, या इसे मेरा चैन से रहना पसंद ही नहीं था कि वह मुझे आजमाने पर तैयार हो गया। भाइयों की शादी के बाद पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। मैं पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी और सबसे अमीर बाप की बेटी थी। मेरे लिए रिश्ता मिलना मुश्किल नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ वह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अचानक मेरे नसीब बदल गया। शादी की तीसरी रात पति घर छोड़कर चला गया, लेकिन मैं हैरत, और सब लोगों को लगा शायद लड़का किसी और को चाहता होगा, इसीलिए भाग गया। मेरा सपना टूट गया। मैं वापस अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए आ गई। मेरे माँ बाप के कंधे झुक गए थे, क्योंकि जवान बेटी वापस घर आकर तो बाप वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था। मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत रखने जा रही थी, लेकिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, वरना यह गम ऐसा था कि मैं आसानी से संभाल नहीं जाती। बड़े भाई और भाभी को यह रवैया मुझ पे बदलने लगा। बड़ी भाभी तो बात बात पर मुझसे लड़ने और झगड़ने की बहाने ढूंढने लगी। फिर वही हुआ जो वह चाहती थी। वह बड़े भैया को लेकर अलग हो गई। उनकी देखा देखी छोटी भाभी भी निकलने की, और वह भी ऐसा ही चाहने लगी कि वह भी एक अलग घर की मालकिन हो। शायद इन दोनों को बर्दाश्त नहीं होता था कि उनके पति यानी मेरे भाई हर वक्त मुझे दिलासा देने में लगे रहते थे। पापा ने रोज़ रोज़ के झगड़े से बचने के खातिर सब भाइयों को अलग अलग कर दिया। मैं अपने माँ बाप के साथ अलग हो गई। मेरे भाई मेरे पास आते थे और मेरा हालचाल पूछते थे। आखिर पापा ने 1 साल के बाद मेरी दूसरी शादी का फैसला किया। इस बार भी पापा ने अपने जैसे लोगों से मेरा रिश्ता तय किया था। इन लोगों को मेरे पहली शादी के बारे में मालूम था, मगर कोई एतराज़ नहीं था। एक बार फिर से मैं दुल्हन बनी और आंखों में ख्वाब सजाए अपने मायके से ससुराल गई। लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब मेरे नसीब में क्या है, क्योंकि मेरा दूसरा पति भी शादी की तीसरी रात भाग गया। दूसरी बार भी ऐसा हुआ तो लोगों के मुंह खुल गए कि मैं मनहूस हूँ, और मुझसे पीछा छुड़वाते थे। यहाँ तक कि मेरे अपने ख़ानदान के लोगों ने मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखाया। वह समझते थे कि शायद यह मेरी ही बदकिस्मती है जो मैं अपने पति को रास नहीं आती थी। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जो भी हुआ इसमें सब कुछ मेरा ही कसूरवार ठहरा रहे थे। मुझे ताने देते थे। पापा ने अब की बार मेरी तीसरी शादी एक गरीब ख़ानदान में की। वो लोग पैसों के लालच में उन्होंने इस रिश्ते को मंजूर कर दिया।
इस बार मेरे पापा ने ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि वह मेरी शादी कर रहे हैं। सिर्फ मेरे घर वालों ही शादी में मौजूद थे। मेरा पति मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था, पर वह गरीब घराने से था। लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे प्यार दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि मेरा घर बस जाए। अब की बार मैं सुहागन बन जाऊं। मैं बहुत ही डरी हुई थी, जाने अब की बार क्या होगा। लेकिन यह तीसरी बार मेरे साथ ही हुआ। तुम्हें भी सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद जो लोग मेरे बारे में समझते हैं, वह सब मेरे बारे में सही कह रहे हैं। वह ठीक है, क्योंकि तीसरी बार भी मेरा पति शादी के बाद भाग गया था। अब खानदान वालों ने भी हमारे घर पर आना जाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि वह हमें शादी ब्याह में भी नहीं बुलाते थे। मेरी भाभी मुझसे अपने बच्चों के पास ना आने देती थी कि कहीं मेरी नज़र बच्चों को भी नुकसान ना पहुँचा दे। मेरे पापा को मेरी वजह से 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि इनको कोई तकलीफ़ हो मेरे कारण, इसलिए मैंने साफ कह दिया था कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने खुद को किताबों में और पढ़ाई में व्यस्त कर दिया ताकि मैं किसी काबिल बन सकूं। मैं अपनी ज़िंदगी से शादी का नाम ही मिटा चुकी थी। फिर एक दिन पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि बेटी, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में रहते तुम्हें विदा कर दूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, फिर भी वह शादी करना चाहते हैं। हालांकि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सुनकर पापा को मना कर दिया कि मैं अब पढ़ाई करूँगी। अपने आप को एक नए तजुर्बे के लिए तैयार नहीं कर सकती। लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम देकर शादी के लिए मना ही लिया। आज मेरी शादी का पहला दिन था। ससुराल आते ही सभी चिल्ला रहे थे। मैं कमरे से बाहर जाने लगी थी कि मेरा देवर कमरे में आ गए और कहने लगा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है। असल में मेरे भांजे का नाम भी मोहन है। उसके गले में कोई चीज़ चली गई थी, इसलिए मम्मी परेशान होकर चिल्ला रही थी कि मोहन को क्या हो गया। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। भांजे को डॉक्टर के पास ले जाया गया है। अब बिल्कुल ठीक है, भगवान का शुक्र है। मेरा देवर राहुल बहुत ही अच्छा सोच वाला था। मेरा पति तो मुझे बुलाना गवारा तक नहीं समझता था, मगर यह मेरे सारे काम करता और मेरे आगे पीछे घूमता था। मैंने कई बार अपने पति के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ती तो सास आकर उसे आंख दिखाती और चुपचाप वहाँ से चला जाता। वो देवर को भी मना करती थी मेरे पास ना बैठे करो, मुझसे दूर रहे, मगर वह उनकी नहीं सुनता था। ये काम मेरे पति का था कि वह मेरे लिए बोलता, मगर जब भी सास कुछ बोलती तो मेरा देवर ही आगे बढ़कर ढाल बनकर खड़ा होता। जब यही सब कुछ करना था तो इन लोगों ने मेरे लिए रिश्ता ही क्यों भेजा था। शायद यह सब कुछ दौलत के पीछे थे जो मेरे बाप ने मेरे नाम पर लिखी थी। लेकिन इसी लालच में आने की क्या ज़रूरत थी। यह भी अच्छे खाते पीते लोग थे। फिर क्या वजह थी मुझसे शादी की। मैं जितना इस बारे में सोचती उतना ही उलझ जाती। एक दिन मैं घर गई तो मैंने अपने पापा से पूछा, आपको यह रिश्ता कहाँ से मिला। तो पापा कहने लगे कि एक दोस्त ने दिया है। इन लोगों के बारे में बताया था कि उनके बड़े बेटे ने शायद तुम्हें कहीं देखा था और वह तुम्हें पसंद करता था, इसलिए तुम्हारा रिश्ता भेजा है। यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। या क्या चक्कर है। मेरे पति मोहन मुझे पसंद करता था, लेकिन शादी के बाद अब तक एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा किसी ने मुझे पसंद की शादी की हो। यहाँ तक कि वह मुझे देखना भी गवारा नहीं करता। मेरा शक और गहरा होने लगा कि वाकई में कोई तो ऐसी ज़रूर बात थी, वरना जानबूझकर मुझसे शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं है। मैंने अपनी पति की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दी थी कि शायद इस तरह का बात मालूम कर सकूं। एक दिन मैंने अपनी प्रॉपर्टी के कागजात उनको देते हुए कहा कि आपके नाम कर देती हूँ।
ज़मीन तो कहने लगे कि तुम्हारी जायदाद है, इसको अपने पास ही रखो तो बेहतर है। मैं साफ हो गई कि इन दौलत का कोई लालच नहीं था। मेरी सास बहुत ही कठोर हो गई थी। घर के सारे काम मुझसे करवाने लगी, यहाँ तक कि खाना भी। मेरा पति और देवर तो सारा दिन काम पर होते थे। उन्हें नहीं मालूम होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पति का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे देवर को यह पता चलता तो वह अपनी माँ से लड़ता और झगड़ता। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन छुट्टी थी और मैं सबके लिए चाय बना रही थी। अचानक मुझे चक्कर आकर मैं गिरकर बेहोश हो गई। होश आया तो मैं खुद को अस्पताल में पाया। बाकी सभी मेरे पास एक अलग ही तमाशा लगा हुआ था। मैं समझ नहीं पाई कि क्या बात है। मेरी सास मेरी तरफ देख कर कहने लगी कि तुम पतियों को रास नहीं आती हो, यह तो हम सब जानते ही थे। मैं तो अपने बेटे को तुम्हारे करीब तक नहीं आने देती थी, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो? मेरे ऊपर कैसे कमरे की दीवारें गिर गई। मैंने घबरा कर कहा कि आप क्या कह रही हैं? ऐसा तो कोई बात नहीं है। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? कैसे? रिपोर्ट फेंक कर कहा कि यह देख लो रिपोर्ट। तो गलत नहीं कर रही ना? ना हम तुम्हें यहाँ लाए क्योंकि तुम घर में बेहोश हो गई थी और यहाँ पर तुम्हारी टेस्ट किया तो डॉक्टर ने खबर सुनाई। अब तुम ही बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? मेरे किरदार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था। तभी मैंने अपने पति को बोलते सुना। वह कह रहे थे कि मम्मी बस करो, मैंने आपको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर रिपोर्ट झूठी है। मैंने पति को पहली बार मेरे लिए बोलते सुना था। मेरा देवर भी वहीं मौजूद था, लेकिन आज वह बिल्कुल चुप था और उसकी यह चुप मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मेरी किरदार की गवाही देनी चाहिए थी। मेरा पति अपनी माँ से बोल रहा था, अब तक आपकी सारी बात खामोशी से मानता आया हूँ, लेकिन अपनी बीवी के किरदार पर एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि आपको तो यहाँ तक नहीं पता कि इस लड़की की ज़िंदगी पर जो भी गुजरने के पीछे आपका छोटा बेटा का हाथ है। आपका छोटा बेटा एक दिमागी मरीज़ है कि पहले ही इसने 3 पतियों को इसने ही भगाया है। इसकी डायरी पढ़ी तो पता चला शीतल की कॉलेज में पढ़ता था। शीतल के लिए पागल है, जबकि वह तो इसको जानती तक नहीं है। और अपनी इसी पागलपन ने इसने शीतल के तीनों पतियों को भगा दिया ताकि इसको अपना बना सके। इसकी डायरी में कुछ साल पहले पढ़ा, मैं पढ़कर ही यकीन नहीं कर पाया कि यह पागल हो चुका है। इसमें इतनी हिम्मत होती नहीं कि शीतल से जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता, उल्टा उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसकी डायरी पढ़कर मैंने शीतल से शादी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं जानता था कि यह मुझे तो मारेगा नहीं, क्योंकि इसका भाई था। मैं शीतल की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता था, इसलिए ऐसी शादी की। मैं जानता था कि यह कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे मेरा घर टूट जाए, और इसने यही किया। आपको कहा कि आप मुझे इसके करीब ना जाने दें, पर खुद शीतल पर मेरे खिलाफ़ करता रहा। मुझे यकीन है कि रिपोर्ट भी इसी ने बनवाई होगी ताकि मैं गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दूं। यह सब सुनकर हमने देवर की तरफ देखा। उसके होश उड़ गए थे। कुछ कहने लगा कि हाँ मैं नहीं, हाँ मुझे, मैं कहने की हिम्मत नहीं हो पाया। फिर मुझे इसकी शादी का पता चला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे पहले ही भगा देता था। मगर आप मेरे भाई थे, इसलिए आप बच गए। चलो, अब तो आपको सब पता चल गया ना, जल्दी से शीतल को तलाक दे दो, वरना मैं आपको भी। वो पागल लग रहा था। मेरा पति कहने लगा कि मैं अब तक तुम्हारे भाई समझकर छोड़ रहा था, पर अब तुम्हारी गलतियों की सज़ा मिलना ज़रूरी हो गया। मेरे पति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और अपने भाई को उनके हवाले कर दिया। इससे निपटने के बाद मुझे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। इतने दिनों तक मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मैं बस यही चाहता था कि किसी तरह अपने भाई को ठीक कर सकूं, इसलिए इतने दिन खामोश रहा। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया। देवर को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। डॉक्टर बताते थे कि वह सब कुछ भूल गया, मगर आज भी उसे मेरा नाम याद है। लेकिन अब मैं खुश थी कि मेरी ज़िंदगी पर सुकून और खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजर रही थी। आखिरकार मेरा नसीब फिर से रोशन हो गया।